हेलो स्टूडेंट्स। आज से इंग्लिश का एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो क्लास 9, 10, 11, 12 और कॉलेज एजुकेशन के अंदर भी आपके काम में आएगा। पोइट्री। पोइट्री का एक तो एक्सप्लेनेशन है और एक उसकी क्वेश्चन है। आज सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बताऊंगा। कल से एक पोइट्री इधर लिखेंगे, उस पोइट्री को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको उसका स्टेंजा आ जाता है तो उसका एक्सप्लेनेशन करना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने। यानी बहुत आसान होता है। एक पोइट्री, एक पोइम अगर आप जैसे पढ़ते हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन की हो या स्कूल एजुकेशन की हो, उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोइम। उसकी थीम क्या है। उसकी थीम हर क्वेश्चन का आंसर होती है। अगर आपको थीम, और थीम भी नॉट मोर देन 5 वर्ड्स, 5 शब्दों तक निपट जाए ऐसी थीम होनी चाहिए। आप जैसे रिस्क की है पोइम है, रिस्क जेनेट रैंड की, तो उसमें उसकी थीम ये है कि नथिंग इज विदाउट रिस्क। If you want to achieve something, you will have to take risk. तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, यही कहना चाहता है पॉइंट का। कहने का है कि अगर आप कोई काम शुरू करोगे तो उसमें रिस्क तो है ही, ऐसे कोई काम है ही नहीं जो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यानी वो थीम आपके पास पता है आपको, तो हर क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन लर्न नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको वो समझना है थीम, स्टेंजा जो है वो पोएम, और उसका हर क्वेश्चन का आंसर आपको, सेंट्रल आइडिया है, थीम है, मैसेज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो। लेकिन उसके एक अलग बात ये है कि जो एक्सप्लेनेशन आपको एग्जामिनेशन में आता है उसमें पूरे नंबर कैसे लिए जाए और उसके अंदर आपको कैसे लिखा जाए, अपने शब्दों में सेंटेंस कैसे लिखा जाए, उसका तरीका आपको ये बताता हूं। क्योंकि उसको पुटअप करने का तरीका अगर आपका बेहतरीन है तो आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। आज मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप उसमें आप अपने एग्जामिनेशन में आप लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में आप लिखेंगे आर कैपिटल। रेफरेंस लिख के आप उसको डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और फिर यहां पर 2 डॉट करके और इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसके आगे आपको किस तरह से लिखना है कि दीज लाइन्स, ये परमानेंट है, दीज लाइन्स हैज बीन की जगह आएगा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये POEM इसका साउंड होता है पोएम, 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 डिप्थोंग है यहाँ पे, पोएम। एंड फिर वापस आपको यहां नहीं आना लिखते लिखते, इसके जस्ट नीचे आपको यहां पर उस पोएम का नाम लिखना है, ठीक है। एंड कंपोज्ड by the poet, और यहां पर उस पोइट का नाम लिखना है, और ये है पोएट, पोइट। ये यहां पे ट्रिप्थोंग है, वो डिप्थोंग था, ये ट्रिप्थोंग है। पोइट, पोइट, पॉइंट नहीं, पोइट एंड पोएम। यहां भी अविम आएगा, सॉरी, पोएम। तो ये फिर रेफरेंस में सिर्फ इसके नीचे लिख के आपको 2 चीज, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। एग्जामिनेशन में 2 चीजें, एक तो ये पोएम का नाम एंड पोइट का नाम, कंपोज किसने किया उसका नाम हो जाएगा तो पहला काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप देखिए जस्ट इसके नीचे ही आप इसको ऐसे करेंगे और इसको फिर डबल लाइन करेंगे। और बेटर ये रहता है एग्जामिनेशन में आप इसको अगर ब्लू पेन से आंसर दे रहे हो तो ब्लैक से अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसके अंदर या तो आप लिखेंगे कि इन दीज लाइंस द पोएट टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में बता रहा है, या इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस, पोएट सेज अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहा है। यहां पर आपको क्या लिखना है उसके आगे देखिए,
in these lines point tells us, यहां पर आप इसको फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आप ये सोचेंगे यहां क्या लिखना है, यहां पर आपको उन 4 लाइन में उस स्टेंजा के अंदर जो चीज है उसके बारे में एक या 2 सेंटेंस बनाना है कि आप वो क्या कह रहे हैं। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप थीम लिख दीजिए। आपको थीम का पता है ना, थीम सबसे पहले पोएम को पढ़ने से पहले हम एक सेंटेंस में हर पोएम की थीम अगर आपको आती है, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वहां आप थीम लिखो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो यहां आप उसकी थीम लिखो। या फिर सीधा सा बात है, उसके अंदर आप लाइन में देखेंगे किसके बारे में है, टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में क्या कह रहा है, रिस्क के बारे में, टेकिंग रिस्क के बारे में, नॉट टेकिंग रिस्क के बारे में, जो भी है व्हाटएवर, तो उसको एक सेंटेंस बना के आप यहाँ लिख दो। हो सकता है थोड़ी स्ट्रक्चर की सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो सके, वो कैसे दूर की जाएगी मैं आपको कल से जो आगे वाला वीडियो हम पॉइंट पढ़ेंगे उसकी किस तरह से एक्सप्लेनेशन की जाएगी वो बताऊंगा आपको। तो आप इस तरह से इसको लिख देंगे। देन आएगा मेन चीज एक्सप्लेनेशन। अब देखिए मैंने इसको यहां क्यों लिखा था, क्योंकि अब ये इसकी सीक्वेंस बराबर रहेगी। अदरवाइज अगर हम यही कर देते तो एक्सप्लेनेशन आगे निकल जाता और ये उतना अच्छा नहीं लगता और इतना इंप्रेसिव नहीं लगता, और इंप्रेशन के ही एग्जामिनेशन में नंबर मिलते हैं। तो यहां फिर आप फिर दोबारा लिखोगे इन दिस स्टेंजा पॉइंट सेज दैट, अब पॉइंट क्या कहता है, फिर यहां आइए आप, और भी अगर बात लंबी है तो यहां तक आ जाइए आप पॉइंट। अब आप ये देखिए कि हम एक चीज और बता देता हूं पहले मैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और होता है इसका, इसमें इसको भी अंडरलाइन करो। अब द पोएटिक डिवाइस, यहां वैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या होता है, समालोचना होती है, लेकिन आपको यहां क्या करना है बताओ। द पोएटिक डिवाइस समझते हो ना, हिंदी में जिनको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में छंद अलंकार कहते हैं। कौन से फिगर का प्रयोग हुआ है, सिमली है कि मेटाफर है कि और दूसरा कुछ है, एलिट्रेशन है कि रिपीटेशन है, इस तरह का प्रयोग आपको बताना है। तो उसके लिए आप परमानेंट ये लिखें द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, इसको हिंदी में कहते हैं साहित्यिक विधा। द पोएटिक डिवाइस, यहां जो भी है, अब क्या है वो अभी बता दूंगा आपको, कुछ भी आ जाए आपको बता दूंगा इसमें क्या लिखना है। इज ब्यूटीफुली यूज्ड हियर। Poetic device alliteration is beautifully used here. Poetic device repetition is beautifully used here. Poetic device कोई दूसरा सिंपली मेटाफर जो भी है is beautifully used here. किस लिए? To enhance, बढ़ाने के लिए, enhance the beauty and melody. मेलोडी नहीं होता, ये मेलडी होता है, मेलडी ऑफ द पोएम एज। एक दो एग्जाम्पल देने आपको, एग्जाम्पल कैसे देने देखिए। अब इसके अलग अलग नंबर कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी एग्जामिनेशन में ये चीज 5 नंबर की आ रही है, ठीक है। अगर 5 नंबर की आ रही है तो 3 नंबर का तो ये एक्सप्लेनेशन होगा, और 1 2 3 ये 2 नंबर की होगी 5। अगर ये 10 नंबर की आ रही है तो ये एक्सप्लेनेशन 5 नंबर की होगी, बाकी 5 नंबर की होगी।
अब आप ये देखिए कि इसका मतलब ये चीज आपकी गलत नहीं होगी, यहाँ पोइट का नाम लिखना है, सॉरी पोइम का नाम लिखना है, यहाँ पोइट का नाम लिखना है। यहाँ इसमें किसके बारे में कह रहा है तो यहाँ उसकी थीम लिख दीजिए। दो चीज तो ये गलत नहीं हुई। देखिए आपकी ये चीज सही होगी चाहे कोई भी पोइम हो, ये चीज सही होगी चाहे कोई भी पोइम हो, और ये चीज भी सही होगी। ये चीज सही कैसे होगी, इस फॉर्मेट को आप ध्यान में दीजिए। यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे रिपीटेशन का एक तो आता है रिपीटेशन, ठीक है, एक होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, अब रिपीटेशन तो वहां होगा जब शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, कोई वर्ड है, कोई वर्ड उस स्टेंजा में बार बार आ रहा है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, ठीक है। और एलिट्रेशन तब होगा जब एक लाइन में 2 या 3 वर्ड का पहला लेटर है ना वो एक ही होगा। जैसे आई सॉ ए स्नेक इन द स्कूल, स आ रहा है, आई सॉ ए स्नेक इन द स्कूल, एस आ रहा है ना, तो वो एलिट्रेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हो गया आई सॉ ए स्नेक इन द स्कूल, तो 1 2 ये 3, ये एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। अगर लेटर आ रहा है ना तो आप क्या करोगे, इस तरह की कोई बात आपको, मान लीजिए आपने वो पोइम पढ़ी नहीं हो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट और पीजी की आपको पोइम दे दी गई है, तो आप क्या करोगे, आप इस देखोगे इसमें से एस मिल रहा है तो ये एलिट्रेशन है। आप यहां क्या लिखोगे, द पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन is beautifully used here to enhance the beauty and melody of the poem as, यहां लिख दो सो, यहां लिख दो स्नेक और यहां लिख दो स्कूल। तो ये जो चीज है आपकी बिना पोइम पढ़े ही आप सही लिख दोगे। मान लीजिए वर्ड रिपीट हो रहा है, बार बार कोई वर्ड है, जैसे इट आ रहा है, कई बार दैट आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, रिस्क पोइम में रिस्क 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 आ रहा है बार बार, तो आप क्या करोगे, वहां रिपीटेशन हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, द पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन is beautifully used here to enhance the beauty and melody of the poem, और जो शब्द रिपीट हो रहा है उसको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख दीजिए। तो ये चीज तो आपको बिना पोइम पढ़े आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, यानी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपका गलत नहीं होगा। एक बार रेफरेंस आपका गलत नहीं होगा, भले ही आपने, अगर आपको पोइम का नाम और पोइट का नाम का पता है तो ये गलत नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन की बात है, एक्सप्लेनेशन कैसे की जाएगी मैं आपको पोइम पढ़ा के और बताऊंगा, आप बिल्कुल सही करोगे। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि बात आगे रुक गई है सिर्फ एक्सप्लेनेशन के, बाकी ये 3 चीजें तो आपको आती हैं, आप कर दोगे। तो इस चीज को भी करना बताऊंगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस आदमी को पोइम का थीम आ जाता है, जिस स्टूडेंट को, अब थोड़ा बीच में आने देता हूं, कि जिसको पोइम की थीम का पता है, थीम का पता है, वो क्या लिख सकता है, वो सेंट्रल आइडिया लिख सकता है, ठीक है। थीम का पता है वो पोइम का मैसेज लिख सकता है। थीम का जिसको पता है, एग्जैक्टली डायरेक्टली थीम भी पूछी जाती है, तो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जहां आप अटक जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं आओगे, तो आप ये लिखो, यानी थीम हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोइम पढ़ने से पहले जो अबाउट द पोइम होता है ना सेक्शन, अबाउट द पोइम, वहां पर आप इतनी थोड़ी सी मेहनत करो, यानी मैं करूंगा, आपको बताऊंगा हर पोइम की, उस जैसे रिस्क है तो रिस्क की क्या थीम है वो आपको बता के उसकी थीम बताएंगे। आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, आप उसका मैसेज लिख सकते हैं, आप उसके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, हाँ सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, भले ही आप स्कूल के स्टूडेंट हो, भले ही आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, एक्सप्लेनेशन तो आएगा, और एक्सप्लेनेशन आएगा, ये चीज इसको अंडरलाइन करना है, चारों इसका मार्जिन सही होना चाहिए। थोड़ा सा देखो मेरा मार्जिन इधर चला गया तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, मैं इसको देख रहा हूं कि ये यहां आ गया, तो ये भी इधर होना चाहिए था, ये मार्जिन बराबर होने चाहिए थे इस तरह से। तो ये पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन है। तो कल हम पढ़ेंगे एक पोइम,
10th क्लास की पोइम लेंगे कल, और उस पोइम को एक्सप्लेन भी करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करके देखेंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर करके देखेंगे। तब तक आप इस फॉर्मेट को, मैंने पहले इसलिए बताया कि फॉर्मेट को याद कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको खुद को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। धन्यवाद।